गुड इवनिंग क्लास। नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। देश का केंद्रीय बैंक के विषय में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देश का केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक होता है और वो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को, वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। बेसिक डेफिनेशन किसी भी केंद्रीय बैंक की यही होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा और सीबीएसई 11-12। सो क्लास, अभी तक यदि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सहायता मिल सके। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें और इससे निश्चित रूप से मुझे सहायता मिलेगी। और शेयर करने से क्या होगा, जो और बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, वी आर कमिंग टू द टॉपिक। हम दोबारा से टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में मैंने आपको कॉमर्शियल बैंक पढ़ाया था, उसके फंक्शंस पढ़ाए थे। कॉमर्शियल बैंक किसी भी देश के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन देश का सेंट्रल बैंक, प्रत्येक देश का केवल एक ही होता है, जो सर्वोच्च बैंक कहलाता है, एपेक्स बैंक कहलाता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। इसके साथ सेंट्रल बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं। हम इसके विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, केंद्रीय बैंक क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। आपकी जो लेवल है, 12th लेवल जो है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको केवल इतना जान लेना बहुत है। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, control flow of credit in the economy. It also acts as a banker to the government and member commercial banks. It acts as a supervisory role in the member commercial banks, lender as a last resort, custodian of foreign exchange and clearing house. ये क्या करता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसी के साथ में सोल एजेंसी के रूप में, नोट इशू करने की सोल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य करता है। मेंबर कॉमर्शियल बैंक, जो सदस्य कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनके बैंकर के रूप में कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में, उधार देने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है, उसके कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है। क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है। और ये देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर फ्लो ऑफ क्रेडिट को, साख की पूर्ति को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये आपकी वाणिज्यिक बैंक की मुख्य परिभाषा आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। हम फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं सेंट्रल बैंक के। फर्स्ट फंक्शन, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो द सेंट्रल बैंक ऑफ द country is the sole agency of issuing notes. It has exclusive rights or monopoly rights of issuing notes. देखिए क्या होता है, ये सोल एजेंसी होती है नोट इशू करने की। किसी भी देश के एक्सक्लूसिव राइट्स जो करेंसी इशू करने के होते हैं, नोट इशू करने के होते हैं, वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास में होते हैं। एंड द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री is unlimited legal tenders. ये unlimited legal tenders होते हैं। जैसे हम बात करें प्रत्येक देश का, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या होता है, हमारे केंद्रीय बैंक का क्या होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। It also acts, the central bank of the country also acts as a banker to the government. ये
It also acts as an agent of the government. It also acts as a financial advisor of the government. तीनों रूप में कार्य करता है. एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में क्या कार्य करता है ये? इट मैनेजेस ऑल द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री मैनेजेस ऑल द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट. एज एन एजेंट, एक एजेंट के रूप में क्या कार्य करता है? एज एन एजेंट of the government, the central bank of the country sells and purchases securities on behalf of the government. गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सेल करता है, बेचता है, मतलब क्रय विक्रय करता है सिक्योरिटी का, प्रतिभूतियों का. एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स to regulate, it frames policy regarding growth and development. It frames policy to regulate money market to the government. मतलब ये एडवाइज करता है, it advises to frame policies to regulate money market. It advises government to frame policies regarding growth and development. इन सब के विषय में ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है एज एन एडवाइजर. नेक्स्ट, थर्ड इसका जो फंक्शन आता है दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. एज ए बैंकर्स बैंक और इट एक्ट्स, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एक्ट्स एज ए बैंकर टू द मेंबर कॉमर्शियल बैंक. मेंबर कॉमर्शियल बैंक के रूप के लिए ये एक बैंकर का काम करता है. So it has almost all the same relations with the member commercial banks as member commercial banks have with their customers. जो relations member commercial banks के अपने ग्राहकों के साथ होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ होते हैं, वही relations, लगभग वही relations सेंट्रल बैंक के member commercial banks के साथ में होते हैं. It all the member commercial banks can deposit their money in the central bank of the country. अपने मनी को वो डिपॉजिट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ में. एंड they can offer, मतलब the central bank can offer loans to the member commercial banks against some approved security. approved security के अगेंस्ट वो लोन ऑफर कर सकता है member commercial banks को. It also acts as a clearing house to the member commercial banks. member commercial banks के लिए ये clearing house का भी कार्य करता है. It also acts as a supervisory role to the member commercial banks, or in other words it directs member commercial banks in some particular areas like CRR, SLR, and the member commercial banks has to follow the directives of the central bank of the country. Central bank के directives को, directions को member commercial banks को follow करना ही होता है necessary रूप से. If a member commercial banks fails to follow the directives of the central bank of the country, then the central bank of the country can take disciplinary action against that particular member commercial bank. Even the central bank of the country can de-recognize that particular member commercial bank from the country's banking system, which is unable or which fails to follow the directives of the central bank of the country. अगर कोई member commercial banks केंद्रीय बैंक के दिए हुए डायरेक्शंस का, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसके पालन करने में फेल होता है, तो वो जो देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो उस पर्टिकुलर, उस विशिष्ट वाणिज्यिक बैंक के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है. और यहां तक कि वो डी-रिकॉग्नाइज कर सकता है उसे कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम से, देश के जो बैंकिंग प्रणाली है उससे उसे डी-रिकॉग्नाइज कर सकता है. नेक्स्ट, फोर्थ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. लेंडर
एज ए लास्ट रिसोर्ट या लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट व्हेन, देखिए क्या होता है, देश के जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं कई बार उनके सामने वित्तीय विषमताएं आ जाती हैं, आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो बहुत सारे वित्तीय संस्थानों से लोन मांगता है, उधार मांगता है, और वो उसे उधार नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक के सामने बहुत सारी आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बैंक फेल होने की कगार पर आ जाता है इन सच सिचुएशन। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंतिम शरणदाता के रूप में वो सेंट्रल बैंक से कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट उधार मांग सकता है, उधार उसे मिल सकता है, लेकिन उसमें दो शर्तें होती हैं। और सबसे पहली शर्तें होती है कि जो मॉनेटरी मार्केट है उसमें कोई भी मनी मार्केट जो है वो इनस्टेबल नहीं होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में सेकेंड थिंग होती है that the banking system of the country doesn't suffer any setback। जो बैंकिंग सिस्टम है वो सफर नहीं करना चाहिए किसी भी सेटबैक्स। तो बेसिकली लैंडर एज ए लास्ट रिसोर्ट को हम पढ़ लेते हैं। when any member commercial banks fails to get financial accommodation from any other financial institution during financial crisis, then the central bank can lend it against some approved security as a last resort. But preconditions are there. Money market should be stable, उसकी स्टेबिलिटी पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए। द मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल। एंड सेकेंड थिंग, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डजंट सफर एनी सेटबैक, ये चीज होनी चाहिए सिंपली। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सॉरी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए क्या है, जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वो विदेशी मुद्रा का भंडारण अपने पास में रखता है, उसकी कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है। इट मैनेजेस ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का भंडार ये अपने पास में रखता है। अब क्यों अपने पास में विदेशी मुद्रा के भंडार को रखता है? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला कारण क्या होता है? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए। और दूसरे नंबर पर हम आयात निर्यात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। अब विदेशी मुद्रा के भंडार होंगे तभी हमारे पास में सेकेंड थिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो विदेशी मुद्रा की विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है विदेशी मुद्रा का, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए ये अपने पास में विदेशी मुद्रा का भंडारण रखता है। अब उसके लिए कई बार ये मैनेज फ्लोटिंग करता है, प्रबंधकीय फ्लोटिंग करता है। तो बेसिकली द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री मैनेजेस हिज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट। समटाइम्स it also exercises managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्लियरिंग बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी बैंकर्स बैंक में मैंने बताया था कि क्लियरिंग हाउस। देखिए क्या होता है, हम अभी एटीएम कार्ड लेकर के गए, एसबीआई का एटीएम कार्ड है, लेकिन हमने एटीएम से पीएनबी से निकाल दिया। पीएनबी का एटीएम कार्ड है, हमने बैंक ऑफ इंडिया से निकाल दिया या किसी अदर बैंक से निकाल दिया, ओरिएंटल ये तो खत्म हो गया, किसी बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल दिया, किसी और से निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में जब अब निकालना तो था एसबीआई से, एसबीआई के हम ग्राहक हैं, हमने पीएनबी से निकाल दिए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए हमने पीएनबी से निकाल लिए, तो एसबीआई को तो क्लियर करना है 10,000 रुपए।
ऐसे 10-10 हजार रुपए करके, लाख लाख रुपए करके पता नहीं कितना हो जाता है। मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक। एक बैंक को दूसरे का देना है, दूसरे को तीसरे का देना है। तो ऐसे अगर हम ऐसे पैसे लेकर के घूमते रहे तो दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। रिस्क इन कैरिंग कैश, जो हम कैश कैरी कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सबसे पहली बात उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और फिर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कैश की। तो टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश, कैश की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, और टू रिड्यूस द रिस्क इन कैरिंग कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैश कैरी करने की जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो देश का सेंट्रल बैंक है, एक क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है। अब आप कहेंगे कैसे? मान लिया पीएनबी को 10,000 करोड़ रुपए देना है एसबीआई को। अब सिंपल, ऑल द मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जितने भी मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स हैं सबके अकाउंट्स केंद्रीय बैंक के पास में होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में होते हैं। तो सिंपली 10,000 करोड़ पीएनबी को देना है एसबीआई को। तो द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री will certainly debit this rupees 10,000 crore from the account of the PNB and credit this amount in favor of the SBI in the account of the SBI। उसके में डेबिट करना है और उसके में क्रेडिट करना है। तो such function is known as the clearing house function of the central bank। Though the central bank of the country acts as a clearing house, or in other words, all the transactions between the member commercial banks are clear in the central bank of the country, which is known as the clearing house function of the central bank। It reduces the risk of carrying cash from one place to another, and it also reduces the requirement of the cash balances in the economy। Second, control of credit, it is the most important, it is the most important function of the central bank of the country। किसी भी देश का सबसे के केंद्रीय बैंक का, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का, किसी भी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, इट इज द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। धन के प्रवाह को, मुद्रा के प्रवाह को, साख के प्रवाह को अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का। सो फ्रेंड, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी to cope the situation of inflation and deflation। It is the most important function of the central bank। During inflation, it is required to reduce the flow of money in the economy, and to cope the situation of deflation, it is required, it is necessary to increase the flow of credit or supply of money in the economy। इन्फ्लेशन के समय पर सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को हमें कम करना पड़ता है, मुद्रा की पूर्ति को, मुद्रा के प्रवाह को, साख के प्रवाह को हमें कम करना होता है। दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, मुद्रा अविस्फीति की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश को अपनी अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना पड़ता है। सो due to its various through its various measurements, through its various measures, the central bank of the country controls flow of credit in the economy। It may be CRR, it may be SLR, it may be bank rate, it may be open market operation, other things। बहुत सारी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बहुत सारे तरीके होते हैं देश के केंद्रीय बैंक के पास में फ्लो ऑफ क्रेडिट को, सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रित करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गया होगा सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सर्टेनली स्टडी अबाउट हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स फ्लो ऑफ क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कौन कौन से वो मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कौन कौन से वो मेजर्स होते हैं
केंद्रीय बैंक के पास में, देश के सेंट्रल बैंक के पास में, जिसके माध्यम से वो सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को, मुद्रा के प्रवाह को, साख के प्रवाह को देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर नियंत्रित करता है। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, बच्चों, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि निवेदन कर रहा हूं, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ सके, आप मेरे चैनल को जो है इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर सीबीएसई 11-12, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।